अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, खुशामदीद कहेंगे आपको आज की इस सुबह में। और सुबह सवेरे पाकिस्तान में जमील सुखेरा और दुआ जमील आपको वेलकम करते हैं। जी हाँ, जैसे कि आप जानते हैं कि हम सुबह सवेरे पाकिस्तान में रोज़ कोशिश करते हैं कि आपके लिए कुछ नया लेकर आएँ, कुछ अच्छी बातें आपसे शेयर करें। तो आज जमील आपको बताएंगे कि आज की अच्छी बात क्या है। जी जमील। आज की अच्छी बात बच्चों से रिलेटेड है और बच्चों में सेल फोन का बढ़ता हुआ इस्तेमाल लम्हा फिक्रिया है। दुआ, जिस तरह आपने कहा कि आज हम अपने लाउंज में मौजूद हैं इसलिए क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। उनसे हम ये बात करेंगे कि मासूम बच्चे जिनको भी बोलना भी नहीं आता, मगर ये बच्चे खिलौनों से ज़्यादा मोबाइल फ़ोन्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं। जी हाँ, और ये सवाल पैदा होता है कि ये बच्चे मोबाइल फ़ोन पर वीडियो गेम्स खेलने से शुरू होते हैं और फिर वक्त ये भी आ जाता है कि ये मोबाइल फ़ोन के फौरी की जो दूरी होती है उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वालिदैन पहले बच्चों को सुलाने के लिए लोरी सुनाते थे, लेकिन अब ये ज़माना है कि मोबाइल की डिवाइस हाथ में दे दी जाती है। ख़ुद भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं वालिदैन, और जैसे कि वो अपने वालिदैन को बच्चे देखते हैं तो वो भी छोटी उम्र में मोबाइल फ़ोन के आदी हो जाते हैं। बिल्कुल। अब जिस तरह ये आपसे हम शेयर कर रहे हैं इस रुझान के बारे में, इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी पूरी दुनिया में इस पर बात की गई। बच्चों की नशोनुमा के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि बच्चों को मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस जो है वो उम्र के किस हिस्से में यूज़ करनी चाहिए, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के बानी और एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स दोनों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि 12 साल की उम्र से पहले बच्चों के हाथों में मोबाइल फ़ोन्स नहीं देने चाहिए। तो क्यों ना हम बात का आगाज़ करते हैं और आमना नवाज साहिबा वेलकम करते हैं आपको। अब जिस तरह ये रुझान बढ़ता जा रहा है, पेरेंट्स की तरफ से बच्चों को बहलाने के लिए मोबाइल फ़ोन उनको दे दिया जाता है। अब पूरी दुनिया में जो इस पर रिसर्च हो रही है उसमें आपके ख्याल में पाकिस्तान में क्यों अभी तक इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सके, बल्कि देखने में ये आया है कि अब तो बच्चे ज़्यादा फ्रेंडली मोबाइल के साथ हैं और घर वालों के साथ कम हैं। आप क्या समझती हैं, क्या रीज़न है? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि ये टेक्नोलॉजी का जो असल मकसद है वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा करना है और हमारा काम कुछ आसान करना है, लेकिन क्योंकि ये चीज़ें इतनी तेज़ी से मुतारिफ़ हो रही हैं कि लोगों के पास इतना वक्त भी नहीं है कि इसके बारे में कुछ समझ बूझ रखें, और बैक टू बैक बहुत कुछ जो है वो आए दिन आ रहा है। तो बच्चे तो दूर की बात है, बड़ों को भी इसका जो सही इस्तेमाल है उसको करने में कुछ मुश्किलात आ रही हैं। जैसे अभी दुआ ने भी कहा कि छोटे बच्चों को बहलाने के लिए कि कुछ थोड़ी देर के लिए आर्जी तौर पर वक्त गुजारने के लिए उनको मोबाइल पकड़ा दिया जाता है जब बच्चे तंग कर रहे होते हैं, जब बच्चे खाना नहीं खा रहे होते। अब ये सारे वो तरीके हैं जो कि क्विक फिक्सेस कहलाते हैं। बेसिकली ये जुगाड़ है कि आर्जी तौर पर आप वक्त गुजारने के लिए उनको वो मोबाइल तो दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों की डिपेंडेंस इसके ऊपर बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, और यही वजह है कि वो जो ह्यूमन इंटरेक्शन है उससे वो काफ़ी दूर होते जा रहे हैं और स्क्रीन इंटरेक्शन उनका ज़्यादा है लोगों के साथ। तो कोरिया के माहिरीन ने एक तहकीक की थी कि अगर कम उम्र में बच्चे मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो वो उनके महंगे होने का भी एक ख़दशा है। ये तो एक आप कह लें कि एक तहकीक है, लेकिन उसके अलावा भी मनफी असरात बच्चों पर जो पड़ते हैं इससे किस तरह बचा जा सकता है? मतलब पेरेंट्स किस तरीके से बच्चों के साथ वो टाइम तो गुजार ही सकते हैं जो मोबाइल फ़ोन्स के बगैर है, लेकिन मोबाइल फ़ोन्स अगर बहुत भी ज़रूरी हैं तो किस तरह उसको ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि मनफी असरात से बचा जा सके? एक तो ये कि बच्चे मॉडलिंग से ज़्यादा सीखते हैं, ऑब्ज़र्व करके वो ज़्यादा सीखते हैं, और जो वो अपने इर्द गिर्द माहौल में देखते हैं बच्चों में ये बहुत ज़्यादा सलाहियत होती है कि वो बड़ी जल्दी नकल करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम जो कुछ भी सीखते हैं वो हमारे ब्रेन में मिरर न्यूरॉन्स हैं जिनको नकल करने वाले केमिकल्स कहते हैं, उसके ज़रिए सीखते हैं। और बच्चे इसी के ज़रिए बोलना चलना भी सीखते हैं, बातचीत करना, खाना पीना सब सीखते हैं। तो उसी तरह से ये जो अगर वो इर्द गिर्द अपने देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूजेज है या उनका एक्सेस बहुत ज़्यादा है, तो डेफ़िनेटली वो भी वही चीज़ ऑब्ज़र्व करेंगे। सबसे पहले तो बड़ों के बारे में मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगी कि उनको कुछ बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है अपने मोबाइल फ़ोन यूजेज के बारे में, या एक्सेस कितना देना है, या बच्चों की मौजूदगी में कितना ज़्यादा इसका इस्तेमाल करना है।
और दूसरी बात ये कि ये कुछ पहले से करने वाले काम होते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे जब बाकायदा उसके पे डिपेंडेंट होना शुरू हो जाते हैं स्क्रीन पे, तो उसके बाद माँ बाप अक्सर ये कंप्लेंट कर रहे होते हैं कि ये तो हर वक्त मोबाइल में ही घुसा रहता है और इसको और किसी की चीज़ की परवाह नहीं होती है। सो ये इन चीज़ों के इस्तेमाल से पहले कुछ अगर हम बच्चों को एजुकेट कर दें कि कितना वक्त इसके ऊपर सर्फ करना है और इसका यूजेज कैसा है और इसके क्या फ़ायदे और कैसे क्या नुकसान हैं और इसको किस मकसद के लिए यूज़ किया जा सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि बाद में हम उनको एजुकेट करें जब तक कि वो इस तो पे डिपेंडेंट। पहले होता था कि वालिदैन अपने बच्चों को लोरी सुनाते थे सुलाते हुए या फिर किसी और बड़ी प्रोडक्टिव चीज़ से बहलाया जाता था, लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि मोबाइल फ़ोन दे दिया जाता है, टैबलेट दे दिया। आपके ख्याल में क्या हमारा कल्चर इस तरफ जा रहा है या एक जो बच्चों की ट्रेनिंग का रुझान होता है, तरबियत जिसको कह सकते हैं, उसमें आपको लगता है कि ये फॉल्ट है बहुत बड़ा? डेफिनेटली कल्चर को मैं कहूँगी कि ये इस तरह का एक बनता जा रहा है कि आसान तरीका यही लगता है कि बच्चों को काम डाउन करने के लिए जब भी वो तंग कर रहे हो तो उनको मोबाइल फ़ोन पकड़ा दिया जाए और उसके बाद फिर वो उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सो डेफिनेटली कल्चर है और वालिदैन को उस तरह से हम ब्लेम नहीं कर सकते कि उनके पास वक्त नहीं है, लेकिन ये एक आसान रास्ता नज़र आता है उस वक्त के लिए। लेकिन मैं कह रही हूँ कि हमें मुस्तकबिल का तयन पहले करने की ज़रूरत है कि इसका आगे चलकर क्या नुकसान होता है। यानी हम फौरी जो कहते हैं कि बस आज का दिन किसी तरह से गुजर जाए, उसकी बजाय अगर हम दूर तक उसके नताइज पहले से देख लें तो हम ज़्यादा बेहतर फैसले कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में हल क्या है इस चीज़ का? बीइंग क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपके ख्याल में कंटेंट प्रोड्यूस करने में या फिर बच्चों को सिर्फ गेम्स तक महदूद रखने में या फिर मोबाइल से बिल्कुल बचा जाए, दूर रखा जाए, इसका हल क्या है? मुकम्मल दूरी तो मुनासिब भी नहीं है और ये एक ह्यूमन साइकी है कि आप जितना ज़्यादा बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखते हैं, जितना ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, वो उतना ज़्यादा क्यूरियस होते हैं और उस तरफ जाते हैं और बाज़ औक़ात उसका गलत इस्तेमाल ही करते हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि एजुकेशन बड़ी ज़रूरी है बच्चों को, और 13 साल की उम्र से पहले अगर हम सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में, इसके फ़ायदे और नुकसानात के बारे में अगर हम पहले से बच्चों को एजुकेट कर दिया जाए। और दूसरी बात यह कि बच्चों को इस चीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत है कि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत अहम होती हैं और कुछ चीज़ें होती हैं जो फ़ौरी करने वाली होती हैं। ये जो मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल है या जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल है, ये वक्त का ज़िया भी काफ़ी ज़्यादा क्रिएट करती हैं। तो उसके बारे में अगर हम बच्चों को पहले से एजुकेट कर दें कि आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ों यानी अहम चीज़ों की तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है और ये चीज़ें सिर्फ रिक्रिएशनल पर्पसेस के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अपने अहम काम छोड़ के इसके ऊपर हम वक्त नहीं ज़ाया कर सकते। तो आपके ख्याल में ज़्यादा जिम्मेदारी वालिदैन पर है? जी डेफिनेटली। वैसे मैंने कहा कि बच्चे सिर्फ हमारे माहौल से सीखते हैं, सो इसमें हम कसूरवार तो नहीं कहेंगे, लेकिन जितने भी वालिदैन हैं, जो भी बड़े होते हैं घर में, उन्हीं से ही बच्चे सीख रहे होते हैं। सो उनकी ट्रेनिंग और उनकी एजुकेशन ज़रूरी है ताकि वो बच्चों को ज़्यादा बेहतर तौर पर सिखा सकें इन चीज़ों के बारे में पहले से। तो एनी टिप्स फॉर पेरेंट्स? मैं अगेन ये कहूँगी कि अगर तो वालिदैन अपने रवैयों के ऊपर ज़्यादा पहले तो तवज्जो देना शुरू कर दें। हम बहुत ज़्यादा चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बन जाएं, वैसे बन जाएं, लेकिन हमें सबसे पहले अगर हम ख़ुद प्रैक्टिस वो चीज़ें नहीं करेंगे तो हम बच्चों से वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उनको ये थ्रू मॉडलिंग ये सिखाएं कि हमारा सोशल मीडिया का इस्तेमाल या हमारा मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कितना है या कैसा है, क्या हम उनके साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, 1-to-1 ह्यूमन इंटरेक्शन जो है क्या वो करते हैं या नहीं करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया आमना नवाज़ साहिबा आपके वक्त का। यकीनन जो आमना साहिबा ने टिप्स दिए हैं, घर में बैठे वालिदैन इन टिप्स पर अमल करेंगे और अपने बच्चों का जो मुस्तकबिल है उसको सेव करेंगे और ऐसी चीज़ों से उन्हें महफूज रखेंगे। जी अब अगली खबर क्या है आपके? बिल्कुल नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा आप लोगों से हमने कहा था कि प्रोग्राम का एक हिस्सा ऐसा रखा जाएगा जिसमें हम पाकिस्तान में ऐसे टैलेंट को, ऐसे हीरो को तलाश करेंगे जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया होगा। तो जनाब अब आपको बताते हैं कि वो एक ज़बरदस्त पाकिस्तानी लड़की है जो हॉलीवुड में अपने कामयाबियों के झंडे गाड़ रही है। क्या अचीवमेंट्स हैं दुआ उसकी? बिल्कुल, उस पर एक रिपोर्ट है, पहले वो देखिए फिर बात करते हैं। पाकिस्तान के हर दिल अजीज गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खेलवी की साहबजादी लारेब अता का बड़ा एजाज।
पाकिस्तान की पहली VFX आर्टिस्ट लारेब अता को दुनिया के सबसे बड़े विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड के लिए नामजद कर दिया गया है। लारेब की नामजदगी अमेरिकी टीवी सीरियल अल्टर्ड कॉर्बन के लिए काम करने पर की गई है। अवार्ड की ये तकरीब ब्यूरेले हिल्स में मुनक़िद होगी, जहां दुनिया भर के नामवर और सीनियर आर्टिस्ट के साथ लारेब अता भी शिरकत करेंगी। 16 साल की उम्र में फिल्म प्रोजेक्ट से काम शुरू करने वाली लारेब अता डिज्नी, जॉर्ज माइकल और रोलिंग स्टोन के इश्तिहारात के अलावा BBC, स्काई और स्पेनिश टीवी जैसे बड़े नामों के साथ मुंसलिक रहीं। लारेब बतौर VFX आर्टिस्ट मारूफ तरीन हॉलीवुड सीरीज मिशन इम्पॉसिबल के अलावा गॉडजिला, ग्रेविटी और एक्स-मैन डेज ऑफ द फ्यूचर पास्ट जैसी फिल्मों के लिए काम कर चुकी हैं। लारेब पहली पाकिस्तानी हैं जो इस अवार्ड के लिए नामजद हुई हैं। पाकिस्तान के हर दिल अजीज़ गुलकार अताउल्लाह खान ईसा खिलवी की साहबजादी हैं ये लारेब अता, जिनके लिए ये बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान की पहली VFX आर्टिस्ट हैं लारेब अता। दुनिया के सबसे बड़े विजुअल इफेक्ट सोसाइटी अवार्ड के लिए इनको नामजद कर दिया गया है। जी हाँ, इस बात से साबित होता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। बस अगर कहीं कोई कमी है या ज़रूरत इस वक्त नज़र आती है वो ये है कि डायरेक्शन की कमी है। जिस तरह से लारेब ने हॉलीवुड में अपना नाम कमाया और बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ उन्होंने काम किया, तो डेफिनेट ये बात साबित करती है कि पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हुकूमत ने हज को महंगा किया तो निजी टूर ऑपरेटर्स दरमियान में आ गए। अब ये निजी टूर ऑपरेटर्स क्या कहते हैं, इस खास खबर के बारे में बात करने के लिए चलते हैं। सुहेल साहब हमारे साथ हैं। जी सुहेल भट्टी साहब। अवाम परेशान थे, स्पेशली बहुत से वो लोग जो हज की सादत हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन पहले ही महंगाई बहुत ज़्यादा है और उसके बाद अखराजात के अंदर 1 लाख रुपए का इजाफा हुआ, तो बहुत इसके ऊपर बातचीत हुई। बहुत ज़्यादा आवाम की जानिब से इस मामले को तनकीद का सामना भी बनाया गया। हुकूमत ने कहा कि चूँकि अखराजात बढ़ गए हैं, डॉलर की कदर में इजाफा हुआ, तो अल्टीमेटली ये अखराजात तो आप आवाम को अदा ही करना ही पड़ेंगे। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ऐसे मौके के ऊपर जब हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि जो रवां साल 1,84,000 लोग पाकिस्तानी हज की सादत हासिल करेंगे, जिसमें से 1,07,000 अफराद सरकारी हज के तहत ये हज की सादत हासिल करेंगे। सरकारी स्कीम के तहत उन्हें तो ये रकम अदा करना पड़ेगी 4,26,000 रुपये से लेकर 4,36,000 रुपये। लेकिन ऐसे मौके के ऊपर एक एपिक एसोसिएशन है जो कि प्राइवेट टूर ऑपरेटर से मुतल्लिक है, जो कि हज पैकेज एसोसिएशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एनरोल्ड कंपनी है। इन्होंने एक पैकेज की अनाउंसमेंट कर दी है। इनके सरपरस्त आला हैं शाहजहां खान। इन्होंने पूरा अपना एक प्लान तैयार किया है। गुज़श्ता रोज़ हमने इनसे बात की और इन्होंने ये दावा किया है, ये अनाउंसमेंट की है और पीर के रोज़ ये बाज़ाब्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से ये अनाउंसमेंट करेंगे, मुल्क भर के अवाम को अपना पैगाम पहुँचाएंगे और हुकूमत तक भी अपना पैगाम पहुँचाएंगे कि हुकूमत जो अमूमी तौर के ऊपर हर साल प्राइवेट हज ऑपरेटर का जो हज के अखराजात होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लेकिन इस मरतबा इस एसोसिएशन ने यह फैसला किया है। उन्होंने जो अपनी वर्किंग की थी हज के जो 17 कंपोनेंट होते हैं, उन तमाम कंपोनेंट को शामिल करने के बाद इनकी जानिब से ये पेशकश की गई है हुकूमत को भी और दीगर लोगों को भी जो हज की सादत हासिल करना चाहते हैं कि वो हज 3,80,060 रुपये में रवां साल का उन्होंने अपना ये पैकेज मुकर्रर किया है। यानी कि हुकूमती जो अखराजात है, हुकूमत का जो हज के जो अखराजात हैं वो 4,26,000 से 4,36,000 है। हुकूमत के मुकाबले में 56,000 कम इन्होंने पैकेज की अनाउंसमेंट की है। तो ये मेरे लिए बड़े एक सरप्राइज की बात थी कि हुकूमत सरकारी हज तो अमूमी तौर के ऊपर सस्ता होता है, हुकूमत फैसिलिटेट करती है, लेकिन इसका क्या मामला है। तो जब उनसे मजीद हमने ब्रेकअप हासिल किया, उस ब्रेकअप के ब्रेकअप में सबसे इंपॉर्टेंट जो अखराजात का कंपोनेंट था वो सऊदी रियाल की कीमत थी, जो कि पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में गुज़श्ता कुछ दिनों के दौरान उसकी कीमत में भी इजाफा हुआ। तो इस एसोसिएशन ने जो वर्किंग की है इन अखराजात की, जो कि 3,80,060 रुपये हैं, उन्होंने सऊदी रियाल की जो कीमत का जो ब्रेकअप तैयार किया है, जो अपना ये पैकेज तैयार किया, इसमें उन्होंने सऊदी रियाल की कीमत
40 रुपए के ऊपर मुकर्रर की गई है, जबकि इस वक्त एक्चुअल जो सऊदी रियाल की कीमत है वो 36 रुपए कुछ पैसे है। तो इस तनासुब से देखा जाए तो उनकी एक बड़ी रियलिस्टिक उनकी अखराजात की तफसील है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमती हज बहुत महंगा है। उन्होंने ये दावा किया कि हमने ये प्रपोजल वजारत मजहबी अमूर के साथ शेयर की और वजारत मजहबी अमूर को मुख्तलिफ पॉइंट के ऊपर हमने गाइड किया कि जैसा कि रिहाइश की सहूलियात है, ट्रांसपोर्ट है, मदीना मुनव्वरा की रिहाइश है, मकतब जदीद मिना है, खाना है, ज़ियारात का है, उसके साथ एयरलाइन की टिकट है, उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो सर्विस है, हजाज मुहाफिज फंड है, इनकम टैक्स की अदायगी शामिल है। यानी कि तमाम अखराजात मिलाने के बावजूद उन्होंने कहा कि हुकूमत 3,80,000 रुपये में हज की सहूलत फराहम कर सकती है, हज के अखराजात को यहाँ तक लाया जा सकता है। तो जो जमील अब सुनकर ये हैरान होंगे, तो वजारत मजहबी अमूर ने इन टूर ऑपरेटर्स को कहा कि अगर आपने पीर के रोज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आपने ये अनाउंसमेंट की, तो हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे। तो मसला ये है कि जब ऐसे मौके के ऊपर जब आवाम परेशान है और वजारत मजहबी अमूर की जानिब से वफाकी काबीना से वजारत खजाना से ये सिफारिश की गई थी कि अगर डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है, हज अखराजात में अगर इजाफा हुआ है, तो आप इसको सब्सिडी के जरिए 45,000 रुपये फी हाजी सब्सिडी देकर लोगों के अखराजात को कम करें। लेकिन उनकी सब्सिडी की दरख्वास्त जिस तरह आपने ये डिटेल सारी शेयर की, ये बड़ी अच्छी बात है कि अब जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स हैं, जो हज ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने ये कहा है, ये फैसला किया है। पहले तो ये बताइए कि क्या कुछ मखसूस ऑपरेटर्स हैं जिन्होंने ये फैसला किया है, कब तक इनकी तरफ से ऐलान मुतवक्के है, और आपके ख्याल में क्या हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे? जमील देखिए, इन ऑपरेटर्स की तादाद जो इनकी इस एसोसिएशन के मेंबर्स हैं, इनकी तादाद 352 है और इन्होंने ये फैसला किया है कि हुकूमत को वजारत मजहबी अमूर से ये रब्ता कर चुके हैं, लेकिन अब ये पीर के रोज़ इस्लामाबाद के अंदर इनका प्लान है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस हज अखराजात की पूरी तफसील वो ना सिर्फ आवाम के साथ शेयर करेंगे, बल्कि हुकूमत को भी दोबारा आगाह किया जाएगा कि आप अपने हज अखराजात के ऊपर रिव्यू करें, क्योंकि बहुत महंगा हज पैकेज बना दिया गया है, आम लोगों के लिए इसको अफोर्ड करना मुश्किल है, लिहाजा आप इस पैकेज को फैसिलिटेट करिए और पूरा ब्रेकअप दिया गया है, बहुत रियलिस्टिक ब्रेकअप है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो हुकूमत के पास और भी बहुत से ऑप्शंस थे। अगर वो डॉलर की कदर में इजाफा हुआ था, हज अखराजात में इजाफा हुआ था, तो उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता था। गुज़श्ता रोज़ हमने अपने प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज विद 92 न्यूज़ की एक स्टोरी ब्रेक की, जिसके अंदर 24 जनवरी को वफाकी हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों से जो एक गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरचार्ज था वो आवाम से कलेक्ट किया गया था, 416 रुपए के वाजबात वसूल करने थे और वफाकी हुकूमत ने उसमें से 208 रुपए माफ कर दिए हैं मुख्तलिफ सनतकारों को, बासा ताजरों को। अगर वजारत खजाना को एक मौसर तरीके से प्लान की तैयारी करती कि अगर इजाफी फंड्स दरकार थे तो एटलीस्ट वो रकम जो गुज़श्ता 6 सालों से पेंडिंग थी। साहब हमारे साथ ही रहिएगा, जो नेक्स्ट हमारे पास एक्सक्लूसिव स्टोरी है वो भी आपके करतारपुर के हवाले से ये खुसूसी खबर है, और इसी हवाले से आपसे भी जानना चाहेंगे सुहेल साहब, भारत ने पहले तो अपना वफ्द भेजने से इनकार कर दिया था, अब इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? जी दुआ, इस हवाले से अब पेशरफ्त बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही है और हम देख रहे हैं कि शायद आइंदा 1 माह के दौरान बहुत से मामला क्लियर हो जाएं। चूँकि जो पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर हैं अजय बिसारिया, वो इस वक्त दिल्ली में है और वहाँ पर भी इजलासों का सिलसिला जारी है। आपको याद होगा कि जब 18 अगस्त को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तकरीब हलफ बरदारी जारी थी, इस मौके के ऊपर नजवत सिंह को मदऊ किया गया था और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जब उनसे मुलाकात हुई थी, तो उस मौके के ऊपर करतारपुर राहदारी के हवाले से जो पेशकश सामने आई थी, पाकिस्तान ने आगे बढ़ के पहल की थी खित्ते के अंदर सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, और उसके साथ सिख बरादरी के जो दरीना मुतालबा था करतारपुर राहदारी को खोलने के हवाले से, उसकी पेशकश की गई थी। तो उसके बाद भारत के पास भी अब कोई और ऑप्शन नहीं थी, कोई इस ऑप्शन को अडॉप्ट करते। उसके बाद कुछ अरसा खामोशी रही, लेकिन अब मामला तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और उसकी जानिब अब तो वजारत खारजा और दफ्तर खारजा की जानिब से भी मार्च की 2 तारीखों का अनाउंसमेंट की गई है कि इसके मार्च के अंदर ही मामलात को तय कर लिया जाएगा। तो मामला तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो कि यकीनी तौर के ऊपर खित्ते के हालात बेहतर बनाने के अंदर माविन साबित होंगे और उसके साथ साथ मुल्क भर के अंदर, दुनिया भर के अंदर जो सिख बरादरी है, जो सिख कम्युनिटी है, उनको पाकिस्तान आकर अपने मजहबी मकामात का उनकी ज़ियारत करने का उन्हें मौका मिलेगा। पाकिस्तान बहुत तेजी के साथ इस पर काम कर रहा है कि करतारपुर राहदारी की डेवलपमेंट की जाए
ताकि दुनिया भर से जो सिख बरादरी है उसको अट्रैक्ट किया जा सके। और इम्पॉर्टेंट ये है जो बरतानिया के अंदर MOU दस्तखत किया गया है, सिख कम्युनिटी ने, सिख फाउंडेशन ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का फैसला किया है करतारपुरी के अंदर। वो यहाँ पर न सिर्फ अतिया देंगे बल्कि इन्वेस्टमेंट करेंगे और उन्होंने ये मुतालबा किया है कि पाकिस्तान के अंदर दीगर जो मकामात भी करेंगे और जाहिर है कि एक अच्छा इमेज आएगा। बहुत शुक्रिया सुहेल भट्टी साहब, आप हमें बड़ी तफसील के साथ बता रहे थे। अभी हम रुख करेंगे परियों की वादी स्वात की तरफ, जहां जिसको बर्फपोश वादी मालम जब्बा, जहां पर स्नो फेस्टिवल की रंगीनियां इस वक्त अरूज पर हैं। फेस्टिवल में बहुत से मुकाबले भी हो रहे हैं। फेस्टिवल को एंजॉय करने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद भी मालम जब्बा में मौजूद है। बिल्कुल, इसी पर बात करते हैं हमारे नुमाइंदे उबैद फजल एक गैर मुल्की खातून सयाह के साथ मौजूद हैं। उबैद, क्या अपडेट करेंगे, क्या देख रहे हैं आप वहाँ पर और ख़ास तौर पर इस फेस्टिवल के हवाले से? जी बिल्कुल, मालम जब्बा में स्की फेस्टिवल जो है वो जारी है और यहाँ पे मुल्की सयाहों के साथ साथ गैर मुल्की सयाह जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ US से एक ख़ातून सयाह जो है वो यहाँ आई है, इनसे बात करते हैं। जी आप बताएं, आप यहाँ पे आके आपको कैसा लगा और ये मालम जब्बा की खूबसूरत नज़ारे और यहाँ पे स्की फेस्टिवल, तो क्या कहेंगे? मालम जब्बा एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। ये बहुत अरसे से टूरिस्ट लोकेशन हुआ करती थी। मेरे रिसर्च के हिसाब से मैंने देखा था दैट इट यूज्ड टू बी अ वेरी थ्राइविंग टूरिस्ट लोकेशन। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड दैट टुडे वी हैव सच एन फेस्टिवल हैपनिंग, क्योंकि ज़िंदगी का एहसास वापस आ रहा है इस इलाके में एंड द किड्स, लोकल किड्स आए हुए हैं पार्टिसिपेट करने और बहुत ही खुशी की बात है हम सब के लिए। थैंक यू जी, शुक्रिया। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, ये यहाँ पे आई है और यहाँ पे जो मालम जब्बा स्की फेस्टिवल का जो आगाज़ हो गया है और यहाँ पे तकरीबात का सिलसिला जारी है, तो यहाँ पे खूब वैद, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत खूबसूरत मनाजिर हमने देखे हैं और हम एक दूसरे की तरफ देखकर ये विश कर रहे थे कि काश हम भी यहाँ जाएं, इसको विज़िट करें। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बहुत कुछ है आपके लिए, देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। बहुत ही ज़बरदस्त हमारे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। मामूली मेहमान नहीं हैं ये, बल्कि एक ट्रेंड सेल्फ डिफेंस की माहिर हैं और ना सिर्फ माहिर हैं बल्कि रिकॉर्ड याफ्ता भी हैं। बिल्कुल, और ये भी बताएंगे कि कौन है हमारे साथ, किससे मिलवा रहे हैं आप आज हमें। सलाफ नकवी इनका नाम है, गिनीज बुक में अपना नाम भी लिखवा चुकी हैं और बड़ी ज़बरदस्त और दबंग खातून है ये। इनसे बात करते हैं, वेलकम करते हैं आपको। सबसे पहले तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बताइए कि वहाँ जो आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उस जगह पर आपने आप पहुँची और आपने वो मुकाबला किया, उसकी डिटेल बताइए। किस चीज़ में आपने ये रिकॉर्ड बनाया? जो रैकेट था, सबसे पहले तो थैंक्स फॉर हैविंग मी, और जो रैकेट था गिनीज़ का वो पंचेस में था, मोस्ट पंचेस इन 1 आवर, और मैंने 18,983 पंचेस किए थे 1 आवर में कंसेक्यूटिवली विदाउट एनी ब्रेक। तो वो फिर अप्रूव हुआ गिनीज़ से, जिसकी वजह से फिर मुझे PBR पाकिस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड से फ़ख्र पंजाब का टाइटल भी मिला। अब चूँकि रैकेट से पहले ही मैं मार्शल आर्ट्स वगैरह प्रैक्टिस कर रही थी, बिकॉज़ जब आप एक वर्किंग लेडी होते हो तो फिर हैरेसमेंट और ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम पर बात करने के बजाय सोल्यूशन पर आना चाहिए, क्योंकि मेरी फील्ड माइंड साइंसेस भी है, फिटनेस भी है, तो वो सारी इंटरलिंक थी। तो इस वजह से जब मैं आई सेल्फ डिफेंस में, तो वहाँ मेरे कोच ने मुझे आइडिया दिया कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, रैकेट बना सकती हो तुम, क्योंकि तुम्हारे जो पंचेज़ हैं 1 सेकंड में जब कंसेक्यूटिवली करती हो स्पीड में, तो वो 7 होते हैं 1 सेकंड में स्पीड पंचिंग में। हम तो 1 घंटे की अटैम्प्ट कर सकते हैं। वो अटैम्प्ट की और वो कामयाब हो गई उस चीज़ से। तो वो फिर इंडिया से भी अप्रूव हुआ, वर्ल्ड असिस्ट उनकी जो अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है RH से भी हुआ, लंदन UK USA, तो वहाँ से, और उसके बाद फिर आखिरकार गिनीज़ से हमें ये टाइटल मिल गया। और पाकिस्तान में पहली, अल्हम्दुलिल्लाह पहली लड़की हूँ जिसने एंड्योरेंस में पाकिस्तान को गिनीज़ दिलाया। लेकिन फिर भी ये टाइटल जो है वो तमाम लड़कियों के नाम है, इसी वजह से क्योंकि आप उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। तो इस वजह से सेल्फ डिफेंस की इम्पोर्टेंस हो या मार्शल आर्ट्स हो, कुछ भी, मैं एक चीज़ ज़रूर कहती हूँ, आप लड़की हो तो ठीक है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, हर सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो ये एक्सक्यूज़ नहीं ढूंढना चाहिए। आपको खुद एक चीज़ की एफर्ट करनी चाहिए और आप कुछ भी कर सकते हो। पॉसिबल इम्पॉसिबल सिर्फ यहाँ पर होता है। यू कैन डू एनीथिंग, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो आप किस शख्सियत से मुतासिर हैं?
शख्सियत अगर देखा जाए तो लाइफ में मेरे बहुत सारे इर्द गिर्द जो है जिनसे मैं इंस्पायर्ड हूँ। चाहे वो मेरे टीचर्स हों, सबसे पहले मेरी फैमिली। और अगर देखूँ कि लोग कहते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग जो चीज़ थी वो किस तरह तुम्हारे अंदर, ये वुमेन एम्पावरमेंट, ये चीज़ें किस तरह आई। माई मॉम इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। मैंने उनमें ये चीज़ देखी थी कि उनकी विल पावर, उनको जिस तरह स्ट्रॉन्ग देखा है ना, उनसे ये चीज़ मैंने अडॉप्ट की। और उसके बाद घर के बाद फिर अपने टीचर से, और प्रोफेसर मोइज़ हुसैन मेरे टीचर हैं, मेंटोर हैं, उनसे मैंने ये चीज़ें सीखी। तो इंस्पायर्ड सबसे ज़्यादा उनसे हूँ। आपके आगे के क्या इरादे हैं, क्या करना चाहती हैं? गिनीज बुक में नाम आना काफ़ी है या अभी कुछ और भी एम्स हैं? चीज़ें तो कभी भी लाइफ जो है ये सारी इट्स ऑल अबाउट लर्निंग रहती है। तो अगर देखा जाए कि मैं आगे अभी डिफरेंट चैनल्स के साथ अटैच हूँ और वहाँ पर फिटनेस और ये चीज़ें सिखा रही हूँ, चाहे वो सेल्फ डिफेंस हो, मेटाफिजिशियन हूँ तो माइंड साइंसेस की टेक्निक्स और ये चीज़ें सिखा रही होती हूँ। मेरी सिर्फ और सिर्फ अगर एम भी पूछे तो वो यही है कि जो कुछ मैं सीख रही हूँ वो मैं आगे शेयर करती जाऊँगी, और जो मैं सिखाती जाऊँगी वो आगे लोगों से भी मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ इसको आगे से आप शेयर करते जाओ। तो यही मेरा एम है कि जो कुछ नॉलेज आपके पास हो उसे आप लोगों से शेयर करें, उनको उसको सिखाएं। आपको सिर्फ सीने में लेकर चले नहीं जाना इस दुनिया से। तो जो नॉलेज है वो दूसरों की अमानत है, उसे आप सिखाएं, दूसरों को शेयर करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैफे नकवी और प्लेयर हैविंग यू इन आवर शो। बहुत शुक्रिया, जरूर आपको दोबारा भी हम ज़हमत देंगे। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिएगा सुबह सवेरे पाकिस्तान, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे आज के एक खास मेहमान जिसे आप भी देखना चाहते हैं। बड़ी मजे की उनसे बातें होंगी, लेकिन उसके लिए आपको देखना पड़ेगा सुबह सवेरे पाकिस्तान। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे मेहमान होंगे। वेलकम बैक। तो जनाब हमारे साथ वन एंड ओनली इस वक्त मौजूद हैं हमारे लाउंज में अशरफ खान साहब। अशरफ खान साहब, बहुत शुक्रिया, खुशामदीद कहेंगे आपको। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं, और आपके फ़न की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। बहुत नवाजिश, थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत मशकूर हूँ 92 का, जिन्होंने मौका दिया आपके साथ बैठने का। और बाकी जो है वो अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है, बंदा तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह बरकत डालता है उसके काम में। सही। तो बड़े लंबे अरसे से आप लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फ़न और बड़ी मुश्किल बात होती है। रुला तो सब सकते हैं, हंसाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो कब से आपने अपने फ़नी करियर का आगाज़? जी, मैं अपने बचपन से ये काम कर रहा हूँ। मैं PTV से स्टार्ट था मेरा जी, और वो 5-6 साल का था मैं। तो वहाँ से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये सफ़र जारी है, और जब तक ज़िंदा है जारी रहना चाहिए। तो सिर्फ एक्टिंग की हद तक या रियल लाइफ में भी आप इसी तरह हंसते मुस्कुराते जॉली तबीयत के मालिक हैं? नहीं, मैं अपने घर में तो जॉली ही हूँ, मगर बाहर ज़रा सा मोहतात रहना पड़ता है। क्योंकि आप जिससे ज़रा सा थोड़ा सा गुफ्तगू कर लें ज़्यादा, वो फिर कहता है जी कोई आइटम करके सुनाएं जी, कोई लतीफ़ा ही सुनाओ जी, वो फिर अच्छा नहीं लगता। इसलिए थोड़ा सा वो रहना पड़ता है, मगर हूँ मैं जॉली ही। सही, तबीयतन सही। तो आप ये समझ लें कि जिस तरह आपकी कॉमेडी को बहुत सराहा, बहुत से ड्रामास में आपको बहुत पजीराई भी मिली, तो आपके उन ड्रामास में की गई कॉमेडी और आज जो टीवी पर कॉमेडी हो रही है मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ ड्रामास में, तो उसमें कोई फ़र्क देख रहे हैं आप, या आप समझते हैं कि अब जो हो रहा है वो ज़्यादा अच्छा है, ये जो पहले हो रहा था वो ज़्यादा सोबर था? देखिए, जो वक्त गुजर जाता है ना, वो उसे सब अच्छा कहते हैं। कल हम इस वक्त को भी अच्छा कह रहे होंगे। इसलिए ये कॉमेडी की मुख्तलिफ़ शक्लें आज तक जो हमने देखी, वो आहिस्ता 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 टेक्निकली इस वक्त हम बहुत स्ट्रॉन्ग हुए हैं टेक्निकली, लेकिन जो उसमें मटेरियल है, मैटर है, उस पर थोड़ी तवज्जो कम हो गई है। जिस तरह स्क्रिप्ट होता था, 15-15 दिन रिहर्सल होती थी, अब तो रिहर्सल्स नहीं होती। अब तो आपके सिंगल लिए जाते हैं, और आपके सामने कोई भी नहीं होता, आप अपने डायलॉग बोल रहे होते हैं, वो आंखें लगता है कि इसके सामने कैरेक्टर नहीं है कोई भी, ये अपने ही जुमले बोल रहा है। जब सामने एक्शन कुछ भी नहीं होता, रिएक्शन होता है। मैं अगर किसी को कहूँ कि मैं मारूंगा, और वो कहे अच्छा, तो वो तो मारा तो ख़त्म हो गया ना, वो मारने वाला था। वो डरेगा तो लगेगा ना कि ये मारने लगा था। तो रिएक्शन जो है वो थोड़ा
कम हो रहा है। बहुत बड़े बड़े ड्रामास जो हमने खुद भी आपके देखे, जिसमें आप बहुत ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग कैरेक्टर में नज़र आए, जंजालपुरा, बुलबुले जिसका भी हमने क्लिप भी दिखाया, इसके अलावा डबल सवारी, मोहब्बत यूं भी होती है, ख़ानदान, जुगनू, और ये नहीं, ये तो लंबी लिस्ट है, मैं जितने भी नाम बोलूँगी कम होगा। आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था अब तक? जी, मेरा फेवरेट कैरेक्टर देखिए, सारी ज़िंदगी मैंने कॉमेडी की और पीटीवी का बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो सीरियस ड्रामे पे है। वो था नया कानून, बीए के कोर्स में भी है, सादत हसन मंटो साहब का अफसाना था। उसमें मैंने फ्रीडम फाइटर का रोल किया था, मंगू कोचवान का। तो सीरियस भी उसी तरह करें, कॉमेडी भी उसी तरह करें। मेरा फ्रेब जो था वो सीरियस रोल था, जांगलूस मेरा सीरियस रोल था, लेकिन अल्लाह ने ड्यूटी जो लगा रखी है कॉमेडी में, वो मैं उस पर बड़ा मुतमईन हूँ, क्योंकि लोगों को खुशियाँ बांटना वो एक बहुत अच्छी बात। अब डुगडुगी का जिक्र आपने किया, तो डुगडुगी जब स्टार्ट हुआ था तो उसमें डायलॉग्स स्क्रिप्ट पूरा आया हुआ था। वो स्क्रिप्ट मैंने पढ़ने के बाद जुमले बोले माँ के साथ, उसके साथ माँ जी मैं ये वो फलाना। तो मैंने कहा यार, एक पहली सीन रिकॉर्ड होने के बाद मैंने कहा यार, राना साहब, राना रिजवान डायरेक्टर थे उसके, मैंने कहा बिज़नेस नहीं है। कहने लगे क्या? मैंने कहा कुछ होना चाहिए गुफ्तगू के साथ साथ, मैं क्या करूं? काफ़ी सोच के मैंने माँ के पाँव पकड़ लिए और माँ के पाँव दबाता रहा। वो खैर होता रहा, वो चलता रहा। जहाज़ में एक साहब मिले मुझे, मैं कराची जा रहा था, कहने लगे डुगडुगी बहुत अच्छा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बड़े सभी अपना अपना रोल बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैंने जो चीज़ उसमें से कशीद की है वो 1 करोड़ रुपए की है। मैंने कहा वो क्या निकाल लिया आपने उसमें से? कहने लगे वो ये है कि मैंने अपनी माँ के कभी पाँव नहीं दबाए थे, आना ऑफिस से इधर उधर निकल जाना, खाना खाया, लेट गए, आपकी देखा देखी मैं माँ के पाँव दबाने लगा हूँ। तो आप कॉमेडी में भी अगर कोई मैसेज देना चाहे तो आप दे सकते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो आप जब कॉमेडी की तरफ आए तो शौक से आए या फिर परफॉर्मेंस अच्छी लगी और सराहा गया तो आपने कहा कि नहीं ये ज़्यादा अच्छा है, इसकी तरफ भी जाया जाए? मुझे तो उस वक्त होश भी नहीं थी इतनी, 5-6 साल के बच्चे को पता ही नहीं होता क्या कर रहा है वो। उस वक्त एक ड्रामा चल रहा था हम लोग पीटीवी पे, उसमें एक बच्चा चाहिए था उनको तेज़ तरार, जो 25 मिनट का एक चंक होता था, उसके बाद वो बच्चा बड़ी बात करता था, यानी पंच लाइन वो बोलता था कि जी चाचा जी अगर ये सारे डॉक्टर ऐसे हो जाएं तो हमारा मुआशरा वो बच्चे के मुंह से बड़ी बात कहलवाते थे। वो बच्चा चाहिए था, पकड़ के ले आए वो ऐसा स्टूडियोज़ में बच्चा आया है कि अभी भी स्टूडियो में बैठा हुआ आपके साथ। तो वो ज़रा ये बचपन की याद ताज़ा करते हैं ज़रा जी। आपको अगर याद हो वो लाइन्स और किस अंदाज से की आपने, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि वो तो भूल गई हुई है मुझे, वो बचपन की बातें थी। तो लेकिन वो अंदाज अब मैं जवानी में कैसे माफ़ी चाहता हूँ इस उम्र में कैसे बचपन की बातें याद रहती हैं। लेकिन कुछ तो उसमें से याद होगा ना, वो करेक्टर क्या था, वो सच वो अंदाज क्या था? बच्चा था वो छोटा, चाचा जी ये ना ऐसे करके ऐसे होता है चाचा जी, अगर सारा मुआशरा ऐसे हो जाए तो फिर हम ठीक ना हो जाए। वो बस इस तरह की कोई लाइन बोलता था। वेरी नाइस। असल काम तो फिर शुरू हुआ जब कंधों पे बोझ पड़ा, उसके बाद फिर निज़ामुद्दीन दी बैठक, एक पंजाबी प्रोग्राम लाहौर से होता था, वो किया। फिर कराची चले गए हिजरत करके, फिर कभी कहीं, फिर सिलसिला जारी हो सारी। तो आपको क्या लगता है कॉमेडी करना ज़्यादा आसान होता है या संजीदा? कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है। आपने शुरू अपने इंट्रो में कहा था कि रुलाना आसान है और हंसाना बड़ा मुश्किल है। ये मेरी राय थी, मैं आपकी राय सबकी राय यही है। अब किसी को भी पकड़ के कहा ये वो रोने लग जाएगा। हंसाना जो है वो अंदर से निकालना वो बड़ा मुश्किल है। वो आप कुछ करेंगे तो वो हंसेगा, वरना वो कहेगा यार की कर रहे हैं। तो फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं? फैमिली को टाइम कम दिया जाता है, क्योंकि उन्हीं के लिए, वो किसी ने कहा है ना कि जिनके लिए हम सब कुछ करते हैं उनसे अक्सर दूर रहते हैं। कभी मुल्क से बाहर, कभी पाकिस्तान में कहीं, कभी कहीं। तो जितना टाइम दे सकते मैं वैसे देता हूँ। मेरे बच्चों के कॉलेजेस अब यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह पहुँच गए सारे, तो वो लोग कहते हैं यार बड़ी बात है कि जो शोबिज़ के लोग हैं वो बहुत कम आते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं। मैं बिहेवियर पूछता हूँ जाके, मैं उनकी रिपोर्ट पूछता हूँ वो क्या कर रहे हैं और किस किस्म की इनकी पढ़ाई चल रही है। मैं जाता ज़रूर हूँ जब टाइम मिलता है। सही। अच्छा, आप चूँकि ट्रैवल भी पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी, जिस तरह आपने अभी बताया कि कराची जा रहा था तो आपका एक फ़ैन मिला जिसने ये वाक़या
आपके साथ आपने हमारे से शेयर किया। तो ऐसा कोई और वाकया आप मतलब पाकिस्तान से बाहर हो और किसी और कैरेक्टर के बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ वो आपसे मिला हो कि जी ये वाला कैरेक्टर आपका बहुत हमें पसंद आया? बहुत लोग मिलते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इस शोबिस के हवाले से पूरी दुनिया देख चुके हैं। पूरी दुनिया, खुद अपने तौर पे निकलते तो शायद कुछ 2-4-6 मुल्क ही देख के वापस आ जाते। इसमें स्टेज करने भी गए, सीरियल करने भी गए, तो पूरी दुनिया अल्हम्दुलिल्लाह देखी। लोग मिलते हैं, बड़े प्यार से मिलते हैं और अच्छा लगता है। हवाला देते हैं, वो आपके डायलॉग्स आपके सामने बोल के सुनाते हैं, तो वो अच्छा लगता है। अच्छा, फ़न की हमने बात की, कॉमेडी की हमने बात की, पुरानी और अब नया जो चल रहा है, फ़नकारों की थोड़ी बात करते हैं। आपके ख्याल में फ़नकारी का मौका फ़नकारों को जितना मिल रहा है, ये जिस तरह का प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिस तरह का फ़न वो दिखा रहे हैं, फ़नकारों की मुश्किलात में इजाफा हुआ है या ज़्यादा कंफर्ट जोन में आए? ये अपने आप पे होता है कि आप अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारते हैं। फ़नकार को जब मौका मिलता है उसे पैसा भी मिलता है, शोहरत भी मिलती है। उस पैसे को संभालना और उसको सही जगह लगाना, वही फ़न होता है। हमारे आर्टिस्टों ने कम पैसा नहीं कमाया माशाल्लाह। हमारा, मैं आपको पहला चेक दिखाऊं जो मुझे मिला था, मैंने आज भी रखा हुआ है, तो वो लोग हंस पड़े देख के कि ये क्या है ये। इस पे मैंने एक खाका भी लिखा था 50-50 में कि वो नानी अम्मा से एक्टर, कहती बेटा किस काम में पड़ गया? कहता नानी अम्मा मैं एक्टर बन गया, बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा, फिर रेल पेल हो जाएगी अम्मा, घर में देखना किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, बस मेरा चेक आने दो अम्मा, बस मेरा चेक आने दो। अम्मा भी चेक के इंतज़ार में बैठ जाती हैं, बेटा भी चेक के इंतज़ार में बैठ जाता है। और जब चेक आता है वो लहराता हुआ, झूमता हुआ, जिस तरह हीरो पुराने ज़माने में आते थे कि माँ मैंने मैट्रिक कर लिया, उसी तरह वो चेक लेके आता है घर में, कहता है नानी अम्मा मेरा चेक आ गया। कहती है लाओ बेटा दिखाओ। नानी गुजर जाती है और चेक पे जूम करते हैं तो 17 रुपये 25 पैसे का चेक होता। उस ज़माने में ये चेक मिलते थे। आज तो माशाल्लाह 80-80, 90-90 हज़ार रुपये का मोबाइल भी है, गाड़ियाँ भी हैं। अब इस वक्त को अगर संभाल लिया जाए तो आर्टिस्टों पे वो वक्त कभी भी ना आए कि उनके लिए अपीलें हो रही हों कि जी उनका इलाज करवा दीजिए, उनका ये करा दीजिए। पैसा मिल रहा है आपको तो उसको संभालो। उसकी नकासी जो होती है वो ख़तरनाक होती है कि पैसा आ रहा है जा रहा है, वो गलत है। तो हमारे बड़े बड़े फनकार, जिस ज़माने में हीरो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में 1 लाख रुपए लेता था, उस वक्त भी मर्सिडीज़ में घूमता था। वो घूमता था, नहीं घूमता था? सही बात है। तो पुराने फनकार आपने शायद देखे नहीं, आपने ये नए वाले देखे हैं। ये तो रेल पेल है माशाल्लाह, पैसा भी है, शोहरत भी है, काम भी बहुत है। उस ज़माने में एक चैनल था, उसी पे को 15, 20, 40 एक्टर दांत तेज़ करके बैठे होते थे कि यार मुझे कब मौका मिलेगा। ये अब ये फरदौस जमाल साहब कर रहे हैं, कवि साहब कर रहे हैं, आबिद अली साहब, यार मैं कैसे, मैं ये होता था। अब तो बैठे बिठाए मिल रहा है सब कुछ माशाल्लाह। अल्लाह नजरे बद से उनको बचाए। समझते हैं कि जो फाइनेंस है बेसिकली ये प्रॉब्लम था और इसमें बेहतरी आई है। फिर मैं आपकी तरफ आपकी पर्सनैलिटी, आपने काम बहुत से बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ किया, बुशरा अंसारी साहिबा, बहुत, इसके अलावा भी बड़े ऐसे आर्टिस्ट जिनको हम लोग भी टीवी पर देखते भी आए हैं। आपके उनमें से फेवरेट अगर आर्टिस्ट पूछा जाए, मेल फीमेल, वो कौन होगा और किसके साथ आपको काम करके ज़्यादा मज़ा आया? मज़े की बात यह है कि मैं जिसके साथ भी काम करता हूँ, कोशिश ये होनी चाहिए कि उसे हमारे साथ काम करते हुए मज़ा आए। ये बहुत ज़बरदस्त। मैं ये जो न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, जब हम दाखिल होते, कोई भी, अब हमसे कुछ सीनियर अभी आ जाए, कवि साहब आएंगे, मैं उठ के खड़ा हो जाऊँगा, मैं उनके एहतराम में, तो वो बच्चे खौफज़दा होते हैं। जब मैं सेट पे जाता हूँ, अभी रिहर्सल से पहले, टेक से पहले, वो यूं सामने को, सर मैंने कहा बेटे क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो? अच्छा, साथ पढ़ाई रखना जारी है। वो 15-20 मिनट में आप उसको इतना नॉर्मल कर दें कि वो जब आपके साथ सीन करने खड़ा हो तो वो अजनबियत महसूस ना करे। मैं नए लोगों को लेके चलता हूँ और हमारे असातिज़ा में से बहुत अच्छी बात है ये, बहुत अच्छी बात। मैं जाता था सेट पे, हम पंक्चुअलिटी हमने सीखी है, बचपन से मैं हूँ इस काम में, तो हमें 9 बजे का मतलब 9 बजे, ठीक है। अब मैं सेट पे जाना, जिसमें कवि साहब मेरे साथ होते थे, मैं लड़ पड़ता था क्योंकि टाइम इज़ मनी, टाइम की कदर नहीं हो रही होती थी। सही। तो अशरफ खान साहब, टाइम एक ब्रेक का टाइम हो गया, वो बड़ी ज़रूरी है, बड़ी ज़रूरी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, एक और गेस्ट भी हमारे साथ होंगे। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान।
तुम ही सोचो जरा, क्यों ना रोके तुम्हें, जान जाती है जब उठ के जाते हो तुमको अपनी कसम जान जा, रोक लो आज की रात को, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो, ही पहलू में बैठे रहो। आपसे कह रहा था मैं काशिफ। आज जाने की जिद ना करो। वेलकम करते हैं आपको, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। काशिफ अली बाबर हमारे साथ मौजूद है अपनी मधुर आवाज़ के साथ, माशाल्लाह खूबसूरत आपने ये गाया। तो सबसे पहले कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। और बताएं कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कैसा चल रहा है आपका सिंगिंग का कोक स्टूडियो के साथ, या उसके अलावा कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा चल रहा है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो मूवीज़ बनना शुरू हुई हैं सर, उसकी वजह से काफ़ी म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा अजमेल है। हाँ सही। तो वो सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाने का शौक आपको कैसे हुआ? किसी को देखकर इंस्पायर हुए या खुद से आपने कहा नहीं जी गाना गाना चाहिए? बेसिकली मुझे क्रिकेट का शौक था बहुत ज़्यादा, और म्यूज़िक का था, लेकिन ये नहीं था कि मैं सिंगर बनूंगा। लेकिन थोड़ा बहुत, जैसे हर सिंगर, हर बंदा थोड़ा बहुत गाता है, तो मैं भी अपने स्कूल में इस तरह गुनगुनाता था। लेकिन बस एक दफ़ा हमारे स्कूल में एक एनुअल फंक्शन हो रहा था, उसमें मेरी टीचर्स ने मुझे, आगे तुमने गाना गाना है, तुम्हें हम बोल रही हैं। तो मैंने एक पहली दफ़ा वहाँ पे परफॉर्म किया और बहुत ज़्यादा सपोर्ट हुआ। प्रिंसिपल, सारे टीचर, मेरे क्लास फेलो, सब ने कहा कि यार तू बड़ा अच्छा गाता है, तुझे गाना चाहिए। लेकिन उसके बाद फिर स्टडी में आ गया, क्रिकेट खेलता था। फिर रिसेंटली लास्ट ईयर 5 साल पहले पाकिस्तान आइडल हुआ था, एक रियलिटी शो हमारे पाकिस्तान में, पहला रियलिटी शो था, उसमें मैंने कम्पीट किया था। उसके बाद कोक स्टूडियो, फिर सरहद पार जाके मैंने अपने मुल्क का नाम रोशन किया। तो अच्छा, जहाँ तक आपने माशाल्लाह बिल्कुल, अब जहाँ तक आपने सपोर्ट की बात की जी, तो क्या सुनने वालों ने आपको इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि आपके अंदर शौक पैदा हुआ? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा लोगों ने सपोर्ट किया, लोगों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, क्योंकि वो एक रियलिटी शो था। और उसमें पता है कि जब एक एपिसोड रिलीज़ होता है, उसके बाद नेक्स्ट डे उसकी अपडेट आती है कि कैसा गाया, अच्छा रिस्पॉन्स था वो। तो अशरफ साहब, यही सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि एक्टिंग और सिंगिंग दोनों एक ऐसा फ़न है जिसमें एप्रिसिएशन बड़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या ऐसा ही है, सपोर्ट जितनी ज़्यादा होती है उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं? बिल्कुल सही बात है। और सिंगिंग और एक्टिंग अलग नहीं है। एक्टिंग जो है वो भी सिंगिंग है। अगर आप रिदम में हैं तो जुमला सही डिलीवर करेंगे, अगर आप रिदम में नहीं हैं तो नहीं होगा। अभी हम माजी की बात कर रहे थे कि असातिज़ा क्या बताते हैं, तो ये जो हाल है ये माजी का तसलसल होता है जी। अभी इन्होंने जो गाना गुनगुनाया ये हबीब वली मोहम्मद साहब ने गाया था और सुहेल राना साहब की कंपोजिशन थी। उस काम को इन्होंने यहाँ तक रखा, अब इनके काम को आगे वाले बढ़ाएंगे। यही आप ब्रेक से पहले भी नया टैलेंट का जिक्र कर रहे थे, तो हमारे साथ नया टैलेंट मौजूद है। आपको आप क्या सजेस्ट करेंगे कि नया टैलेंट को आगे जाने के लिए मज़ीद क्या करना चाहिए? इनको बहुत मेहनत करनी चाहिए, और ये बहुत अच्छा काम इस वक्त कर रहे हैं। नौजवान जो हैं ये मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं, मुल्क से बाहर भी। अब जिस तरह ये बता रहे हैं, हमारे कितने सिंगर्स हैं जो पड़ोसी मुल्क में जाके उन्होंने अपने पाकिस्तान के नाम का झंडा गाड़ा और अपने काम को भी संवारा और निखारा। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बात हो रही थी सीनियर्स क्या बताते हैं जूनियर्स को। जी। तो कवि साहब जिस ड्रामे में मेरे साथ होते थे वो बाइसे रहमत है हमारे लिए। वो चलती फिरती एकेडमी है। तलत हुसैन साहब हुए, शकील साहब हुए, और कवि साहब हुए, फिरदौस जमाल साहब। तो मैं सेट पे जाता था 9 बजे का मतलब 9 बजे। अब 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए,
फल भी खा लिए, चाय भी पी ली, बैठे हुए हैं, वो इधर को जा रहे हैं उधर को। मैं लड़ पड़ता था उस ज़माने में। मैंने कहा बेटे बात सुनो, इधर आओ, 9 बजे का तुमने बुलाया हुआ है, 1 बज गया दोपहर का, एक शॉट नहीं ले रहे तुम, क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? तो कभी सब कहते थे आप आज इन्हीं के पास हैं। मैंने कहा जी, किसी और को डेट दे रखी है? मैंने कहा नहीं। आप इन्हीं के पास है ना आज सारा दिन? मैंने कहा जी। करते हैं, करें, जहन्नुम में जाएं, हमारा इससे क्या ताल्लुक, वो अपना नुकसान कर रहे हैं, आप क्यों खून जला रहे? वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनिंग हुई। अब 3 बजे 4 बजे बिल्कुल सुन बैठे हुए होते हैं, वो कहते हैं आइए जी, चलिए जी। तो ये तो तब तक डिफोकस नहीं हो जाता इंसान कि हो जाता है। पहली टेक ही ओके होती है, गाना हो या सिंगिंग हो या ड्रामा हो। जब आप 8 रीटेक्स दे देंगे तो बिल्कुल फ्यूज हो जाएंगे आप। बिल्कुल। तो लिहाजा वो जो जज्बा जुनून होता है वो पहली टेक में ही होता है। तो एज अ सिंगर आप जब किसी प्रोजेक्ट में जाते हैं, किसी के साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं, तो आपको भी इसी तरह की डिफिकल्टीज होती हैं? जाहिर है, ये वो बता रहे हैं कि इसमें फ़र्क ही कुछ नहीं है, मीडिया है। और लेकिन ये कि आपकी मेहनत इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपका काम इतना अच्छा होना चाहिए, जो आपके साथ कोई काम शेयर कर रहा है तो उसे पता होगा यार अपने काम में परफेक्ट है। जब आप अपने काम में परफेक्ट होते हैं तो आप कहीं भी मात नहीं खाते। बिल्कुल। अच्छा, ये रेड जैकेट आपने पहनी हुई है, बड़ी अच्छी तो लग रही है, लेकिन वैलेंटाइंस डे मेरे जहन में आ रहा है, जी, अभी आने भी वाला है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई किसी का गिफ्ट आपने ये पहना हो? ये समझ लें आपने आज सरप्राइज ऑन कर दिया है। अच्छा, तो फिर तो आप जरूर शेयर करें हमारे साथ अगर आप चाहें तो। हाँ, किसी ने गुलाब नहीं मिला होगा, उन्होंने जैकेट दे दी। उन्होंने कहा होगा आप पूरे के पूरे गुलाब लगे। ये जैकेट ब्लैक थी, मैंने गुलाब यहाँ रखा है। अच्छा अच्छा। तो उस वजह से इसका रंग है, ये किसी का बस तोहफा है प्यार का। अच्छा, फैन फॉलोइंग तो नो डाउट, फिर आप जब लाइमलाइट में होते हैं, स्पॉटलाइट में होते हैं, तो फैन फॉलोइंग तो होती अल्हम्दुलिल्लाह है। जी। तो किस तरह के फैंस का सामना करना पड़ता है आपको? अच्छे बुरे फैंस तो होते ही है, लेकिन आपको कोई परेशानी, कोई चैलेंजेस तो नहीं आते उसमें? मेरे ख्याल से परेशानी तो नहीं, कि जब जो आपके नेगेटिव फैंस होते हैं वो भी उनसे भी आप सीखते हैं, ठीक है। और जो अच्छे होते हैं वो तो अच्छे होते हैं, जो नेगेटिव होते हैं वो आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपको आपके अच्छे फैंस नहीं बताते। आपको बताते कि यार आपने ये गाना अच्छा नहीं गाया। तो अगर 3 लोगों में से 1-2 बंदों को एक गाना अच्छा नहीं लग रहा तो आप गाना चेंज कर लें। तो ये नेगेटिव फैंस लड़कियां तो नहीं होती होंगी? नहीं होती है। वहां से तो हमेशा तारीफ ही आती है। आपको किस तरह के फैंस का सामना करना पड़ता है? हर तरह के, नेगेटिव, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, दोनों। अब तो इतने बोल्ड हो गए हैं लोग कि आपने अच्छा काम नहीं किया तो वो मुंह पे खड़े। पहले कुछ झिझक थी, कुछ ये था। हाँ, जी कल आपका ड्रामा देखा, वो पता है उसमें कुछ इस तरह से गुफ्तगू, अब तो बिल्कुल ही कहता है यार राती बड़ा बोर कीता है यार, उसी बात से माफ़ करना। सही बात है। ये ड्रामा क्या था ये रात को आप कर रहे थे यार, वो ऐसे हुआ ऐसे हुआ। वजाहत दे के उन्हें मुतमईन करना बहुत ज़रूरी होता है। हर तरह के मिलते हैं। वैसे शुक्र है कि ज़्यादातर अच्छे ही लोग मिलते हैं। सही। अच्छा, वैसे मैं चाह ये रहा था कि ज़रा स्वैप करते हैं जी, कि आपसे थोड़ी एक्टिंग करवाते हैं, आपसे थोड़ी सिंगिंग करवाते हैं। अब ये आप डिसाइड करें, ये ब्रेक से पहले करना है? आपको यहाँ पे एक मॉडल ला के रखनी होगी, उसके साथ चले फिर आपसे गाना सुनते हैं, आप थोड़ा सा गुनगुनाएं हमारे लिए, फिर ब्रेक के बाद आपसे एक्टिंग करवाएंगे और फिर जी जी जरूर। यानी आप मुश्किलात पैदा करने के लिए तैयार हैं दोनों के लिए। मेरे साथ एक बहुत खूबसूरत शख्सियत बैठी है जिनको पूरी दुनिया में जाना जाता है, और ये हमारे सीनियर हैं और इनसे हम सीखते हैं। बचपन में इनको देखा है हमने, और इनके साथ आज बैठा हूँ, बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ। और इनकी दुआओं की ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम लोग जैसे नया काम कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरा एक जो प्रोजेक्ट चल रहा है पूरे पाकिस्तान में, डैम फंड का गाना चल रहा है ऑफिशियली, फंड रेजिंग का, जो पाकिस्तान नेशनल टीवी ने हम मुझसे करवाया। तो आपके नाम से एक खूबसूरत गाना। बड़ी नवाज़। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। हो मेरे दिल विच
रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन निमाने, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सीकर एतबार मेरा, मैं करूं इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजों लगदा जी। दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते, बदले हजार मौसम रिश्ते नहीं बदलते, ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। खूबसूरत खूबसूरत। तो आप ने तो गाकर सुना दिया, हमारी फरमाइश पूरी कर दी। अब हम तीनों मिलके इनसे फरमाइश करते हैं कि थोड़ा कुछ एक्ट करके दिखाएं। और अच्छा, वैसे बड़ा मजा आएगा अगर आप अशरफ खान साहब का ही कोई एक मशहूर चीज, कोई ऐसा कोई इनका एक, आपको कोई करैक्टर याद है या फिर वो फरमाइश कोई भी आप अपनी पसंद के किसी फिल्म के डायलॉग सुनाते हैं? क्या डायलॉग आप बताएं मुझे, किसी ड्रामे के सुना दे, इस लिहाज से बोल देता हूं। वैलेंटाइन पे सुनाते हैं, ठीक है, अपनी एक्टिंग सुना दे जो करते आ रहे जो करते आ रहे। चले, ऐसे है कि आप मेरी महबूबा हैं और आपको मैंने प्रपोज करना है। लेट्स सपोज, ठीक है, लेट्स सपोज कंफर्म। तो चले आते हैं। तानिया, आज से मैं तानिया। उन्होंने असली नाम भी बता दिया। असली नाम मुझे तुमसे बेपनाह मोहब्बत है, मैं रातों में सो नहीं सकता, दिन में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, प्लीज लौट कर आ जाओ, आज ये बहुत बड़ा दिन है, मोहब्बत का दिन है। काशिफ में कहाँ गई थी जो मैं लौट कर आ जाऊँ? मैं तो तुम्हारे पास। अब इधर कोई अच्छी मॉडल बैठी होती तो वो, ये जितनी निशानियां इन्होंने बताई, रात को ये होता, दिन में वो होता, ये सारी खुशकी की निशानियां, ये सरसों का तेल डाले सर में, तो ये कैफियत ना। आप रेट कर सकते हैं इनकी एक्टिंग को। क्या बात है, माशाल्लाह। प्रपोज में घुटनों के बल होकर अंगूठी देनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है ना? अच्छा, नए प्रोजेक्ट्स की एक्टिंग का एक पार्ट मिस हो गया, सॉरी मैंने आपको कट किया। जी, कह रही हूँ मैं कह रहा था कि नए प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, तो क्यों ना नए प्रोजेक्ट्स के बारे में, जैसा काशिफ बता रहे थे, आपके कौन से नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? मेरे 3-4 आ रहे हैं, कुछ तो ऑन एयर हैं, एक तो आप डुगडुगी देख रहे हैं, बुलबुले देख रहे हैं, फिर मेरा एक और चल रहा है किसी प्राइवेट चैनल पे। अब पता नहीं एक चैनल पे बैठ के हम दूसरे का नाम ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते। प्रोजेक्ट्स का नाम ले सकते हैं? हाँ। है जब हम कोल्ड ड्रिंक लेते हैं हमें टिश्यू लपेटना पड़ता है उसके ऊपर की कमर्शियल ही ना हो जाए, तो इस तरह का होता है। चल रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे, नए भी रिकॉर्डिंग्स हो रही हैं और पुराने चल भी रहे हैं जो रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं। तो एक इश्क मोहल्ला चल रहा है किसी जगह से, एक ये अब रिकॉर्डिंग हो रही है हू बहू के नाम से, हू बहू हम कर चुके हैं माजी में, ये हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका नाम चेंज होगा, ये अनकरीब ऑन एयर आ जाएगा। ओके। तो अगर आज हम एक और फरमाइश आपसे करें कि कोई ऐसा वाकया जब आप शूटिंग के दौरान हो और आपको बड़ी सीरियस सी डांट पड़ी हो अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से, या फिर कोई और इंटरेस्टिंग इंसिडेंट भी हो सकता है ड्यूरिंग शूटिंग। ये गाने से माशाल्लाह सिंगर बहुत खूबसूरत बैठे हैं,
50-50 में मुझ पे गाने पिक्चराइज हुआ करते थे और मैं ढूंढ के लाता था मेहदी हसन साहब के गाने, अहमद रुश्दी साहब के गाने, मसूद राना साहब के गाने। तो वो मुझे ये एजाज़ हासिल है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड ये है कि मैं एवरन्यू स्टूडियो गया जब 50-50 चला करता था, तो फवारे पर वहीद मुराद साहब खड़े हुए थे। अब मैंने जाते ही उनके घुटने छुए, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सर। चले गए, भाई आप गाना बहुत अच्छा पिक्चराइज कराते हो। मैंने कहा भाई साहब आपसे अच्छा गाना बर्रे सगीर में कोई नहीं पिक्चराइज करा सकता जितने रिदम में वहीद मुराद साहब थे। तो मेरे लिए ये एजाज़ है सबसे बड़ा मेरी ज़िंदगी का जो आपने ये कहा है। नहीं आप सिंक बहुत अच्छा करते हैं। एक गाना था याबरे करम आज इतना बरस के वो जा ना सकें। शुएब मंसूर साहब हमारे डायरेक्टर थे 50-50 के, तो मुझे कहने लगे कि जी वो फ़िक्र ना कीजिएगा, 26 दिसंबर मुझे आज भी याद है, कोयटा की जब हवा चलती है ठंडी तो कराची वाले मुस्तफ़ीद होते हैं उससे, कोयटा से आती सर्दी ठंड। तो मैंने कहा यार मरवा ना देना, वो मलमल का कुर्ता और बारिश हो रही है और मैंने गाना वो करना था। तो अब बैठ गया मैं वहाँ। वो पंच लाइन उसकी ये थी कि वो कड़ाया रखा हुआ बैठा हुआ है, कुदरती पानी डाल रहा है बारिश का, बाहर रख के बैठा हुआ है, मिलावट कर रहा है। तो मैं वो जब म्यूज़िक शुरू हुआ तो कह रहे गर्म पानी को बंदोबस्त हो गया ना, उसका पानी गर्म ही आएगा ना। उन्होंने कहा जी बिल्कुल हो गया, चले जी म्यूज़िक ठंडा याक पानी। मैंने करा तो दी पहली टेक में, कहा ये क्या किया? ये टेक्निकल फॉल्ट है, हालांकि शरारत की थी। वो गाना मुझे आज भी याद है। उसके बाद लाइटों के आगे खड़ा किया गया, कंबल लपेटा गया तो बमुश्किल जान बची मेरी। ऐसे बड़े सारे। एक गाना था तेरे भीगे बदन की खुशबू, उस नदी को आप जाके देख लें कराची में, जिसमें बैठ के मैंने लहरें उड़ाई थी और मैं वहाँ, क्योंकि और कहीं जा नहीं सक रहे थे, समुंदर में हो नहीं सकता था वो। उन्होंने वो नदी देखी, उन्होंने कहा नदी भी वो जो अल्लाह माफ़ करे। हाँ वही एक बेचारे कुछ और था, अल्लाह के नेक बंदे थे। उन्होंने फ़ौरन गाने के बाद कहा अब मेरे साथ आइए, अब मेरे साथ आइए, और जाके नहलाया मुझे बेचारों ने अपने घर ले जाकर। वो नदी थी और मैं भैंस के साथ गा रहा था। वो भी जवाब दे रही थी, भैंस भी कह रही थी आगे से। बड़े बड़े वाकयात होते हैं। अच्छा काशिफ, आपसे भी यही पूछेंगे, नए प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उसमें कुछ आप गुनगुनाना पसंद करेंगे अगर आपको इजाज़त उनकी तरफ से होगी अभी तक वो रिलीज़ करने की? सरप्राइज रखें, लेकिन आप दुआएं दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 गाने नए रिलीज़ हो रहे हैं नेक्स्ट वीक में। वो मैं सरहद पार से करवा रहा हूँ बड़े टाइटल से, तो उसके लिए बहुत मेहनत की है मैंने। अपने आप को एज ए मॉडल भी मैंने उसमें किया सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह बस वो नेक्स्ट मंथ उसकी रिलीजिंग है दोनों गानों की। अच्छा, ज़्यादा आपका क्लासिकल शौक है या फिर आप ज़्यादा? मेरे ख्याल से आर्टिस्ट की कोई भी बाउंड्री नहीं होती, उसे हर तरह का गाना गाना चाहिए, सूफ़ी भी गाना चाहिए, क्योंकि ये सारे बेसिकली क्लासिकल से निकले हुए हैं। तो क्लासिकल बेसिक है चीज़, पॉप भी गाना चाहिए। लेकिन जो हमारे शोज़ पे चलते हैं गाने, वो पॉप चलते हैं, भंगड़ा चलते हैं, डांस तरह के गाने चलते, इस तरह के सॉन्ग्स चलते हैं। लेकिन यह है कि आर्टिस्ट के अंदर गज़ल भी होनी चाहिए, सूफ़ी कलाम भी होना चाहिए, और सारी चीज़ें, सारे टैलेंट होने चाहिए। लेकिन ज्यादा आपको क्लासिकल? ज्यादा। अच्छा, आपको अच्छा ज्यादा पॉप, क्योंकि 2 दफा जो हमने सुना दोनों क्लासिकल थे, तो इसलिए मैंने कहा शायद आपको शौक है ये कि क्लासिकल सिंगिंग में ज्यादा। बेसिकली देखिए, बेसिक चीज़ तो क्लासिकल है। एक जो आपको कानों में अच्छी लगती है साउंड, वो एक क्लासिकल, एक मिठास। ये गाने देखिए कितने पुराने गाने, और आज भी अगर गाए जाएं, कहीं आप लगे सुन लें, तो आपको लगता है यार ये आपको चीज़ अपनी तरफ खींच रही है। जैसे रंजिशी सही, मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो, क्या बात। ये ऐसी चीज़ें वो हैं, ये एवरग्रीन है। आप दुनिया में कहीं भी, हम कॉन्सर्ट्स में यंगस्टर के अंदर भी अगर हम ये चीज़ें शुरू करते हैं ना, तो वो लोग सुनते हैं और उन लोगों वो पसंद करते हैं। इस अच्छी चीज़ कहीं भी जो है वो, अब देखिए कॉपी हो रही हैं हमारी चीज़ें। बिल्कुल। ये जो इन्होंने अभी गाया मैं तेनू समझावा की, इसकी बॉलीवुड में कॉपी बन गई इसकी वहाँ, पाकिस्तानी है वो। तो आपको म्यूजिक कितना पसंद है और फेवरेट सिंगर कौन है आपके? जी मुझे मेहदी हसन साहब बहुत अच्छे लगते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब जैसा सिंगर भी सदियों में पैदा होता है। गुलाम अली साहब हैं, जगजीत साहब थे, ये सारे ही मेरे फेवरेट हैं। बड़ी शख्सियत। और प्लेबैक सिंगिंग में अहमद रुश्दी साहब से अच्छी आवाज़ शायद ही फिल्म इंडस्ट्री को नसीब हो। जो एक्सप्रेशन था उनके पास। मसूद राना साहब थे, मैडम नूर जहाँ,
सभी हम तो बहुत रिच थे म्यूज़िक में भी, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री हमारी एक ज़माने में, अब तो एक एक करके बिल्कुल ही वो। अच्छा, क्लासिकल तो हमने सुन लिया आपसे, पॉप का आपने जिक्र किया कि मुझे ज़्यादा पसंद है, तो वो भी आपसे सुनते हैं फिर। और चूँकि हम आपसे जब सुन रहे होंगे ये, तो हम ब्रेक पे चले जाएंगे, उससे पहले आप दोनों का हम शुक्रिया भी अदा करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर कमिंग हियर, और इंशाल्लाह ज़रूर दोबारा चाहेंगे कि आपको हम इस शो में दावत दें। तो अभी फिर हम आपसे कुछ पॉप सुनना चाहेंगे। सो जाने दो, चुप जाने दो, लहरों में कहीं डूब जाने दो, शोर ना करो यारो, आंखें लड़ी हैं बहक जाने दो यार, जल में कहीं एक जल परी डूब जाने दो, जल में कहीं भावे जाने ना जान मैनू तेरे ते मान कर ले पछाण, तू दिल ते जान, भावे जाने ना जान मैनू तेरे पछाण कर ले पछाण, तू दिल ते जान, दिल मजबूर मेरा की कसूर, जाने हजूर मेरे हजूर, सेड़ी नहीं जुदाई तेरी एक कमाई, जाने खुदा एक तेरे ना लाई, मेरे सोनिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया, मेरे सोनिया मेरे मेहरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया, तू मेरा दिल तू मेरी जान, जाने जान मेहरबान, सामने तू बैठा रवे हर वेले मैं तकदी रवा, ओ रे पिया कहता जिया, तू है कहाँ मैं हूँ यहाँ, जल में कहीं एक जल परी डूब जाने दो। वेलकम बैक जी, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान में सितारे हमारे साथ थे, तो ब्रेक के बाद हमने सोचा क्यों ना सितारों की बातें की जाए। अब मिस सामिया हमारे सेट का हिस्सा है, उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज के सितारे क्या कहते हैं। सामिया, वेलकम। थैंक यू सो वेरी मच। इतने सितारों की मौजूदगी में मुझे लगता है जो मेरे सितारों की गैलेक्सी है वो थोड़ी सी डल हो जाती है। तो मुझे जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह, आप लोगों का नया नया शो है तो वो अभी हमें खुद समझ नहीं आ रही सितारों को कैसे पॉलिश करके मैं उसको चमका के लाऊं। तो आज जो मैंने सोचा है कि अगले हफ्ते से तो हम प्रॉपर हॉरोस्कोप अपने लोगों के लिए इंशाल्लाह देंगे, और जैसे आप लोगों ने अनाउंस भी किया कि हम लाइव कॉल्स भी करेंगे। तो दुआ आज मैंने सोचा कि मुश्तरी ने जगह बदली है, 12 साल बाद वो एक ऐसे हाउस में आया है जहाँ वो लोगों को ब्लेसिंग दिए बगैर नहीं जाएगा इंशाल्लाह। तो सितारा बहार की खबर दे सकता है, लेकिन बहार के लिए कोशिश आपने करनी है, बरकत ऊपर से शामिल हो जाएगी, और हो नहीं सकता कि ज़िंदगी के उस एस्पेक्ट में रोशनी ना आए, क्योंकि कोशिश तो फ़र्ज़ है ना। मनोसलवा का ज़माना तो सदियों पहले ख़त्म हो गया था। तो आज मैंने सोचा कि मैं जुपिटर के ऊपर थोड़ा सा होमवर्क करके लाई हूँ, अगर आप लोग इजाज़त जी जी ज़रूर। अच्छा जी, 12 सितारे हैं जमील, और एरीज से हम स्टार्ट करते हैं। जो ज़ोडिएक है आसमानी, उसका पहला सितारा एरीज है। अच्छा जी, बुर्ज एरीज को ब्लेसिंग मिल रही है इस वक्त ऐसे हाउस के अंदर। आपका रूहानियत वाला हाउस भी है, जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं उनको ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं, जिनके मुकदमे सदियों से फंसे हुए हैं। कई दीवानी मुकदमे होते हैं, ज़मीनों के होते हैं, सदियों से फंसे हुए होते हैं, तो उस मुकदमों में सुरखरू होंगे। जो लोग शोहरत हासिल करना चाहते हैं उनको ब्लेसिंग मिल सकती है। जो वीज़ा इमिग्रेशन एरीज कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो इस वक्त सितारा जो है आप कोशिश करें
सितारे की सपोर्ट आपके साथ है और इंशाल्लाह कोई काम इस वक्त इस मामलात में रुक नहीं सकता। तो जुपिटर की जो ब्लेसिंग है आपको इस वक्त यहाँ फ़ायदा दे सकती है, जो भी हमने काउंट करवाए हैं। अच्छा जी जमील, अगला सितारा है बुर्ज टॉरस यानी बुर्ज सौर। इनको फ़ायदा देगी खाना माल में। तो माली वसाइल के लिए आपने कोशिश शुरू कर दें अपने वसाइल को बढ़ाने की। यहाँ तक कि कुछ तरका वर्का अगर इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की भी इश्यूज़ हैं वो भी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं और आपकी फेवर में सॉल्व होंगे। तो उसके लिए टॉरियंस आप कोशिश कर दें, क्योंकि खाना माल में ब्लेसिंग दे सकता है। आपके लाइफ पार्टनर के माली हालात बेहतर हो सकते हैं। जिन टॉरस के खामिंद या बीवियों की तरफ से भी उनको ब्लेसिंग मिल सकती है। अगला सितारा है जेमिनाई यानी बुर्ज जौज़ा। इनको सबसे ज़्यादा मज़ेदार ब्लेसिंग मिल रही है। जो पहली शादी या दूसरी या तीसरी जिस भी उसमें जो नंबर लगा हुआ है और जिनकी मुकद्दर में जितनी शादियां हैं, इस वक्त सितारा मनपसंद सोलमेट की इंडिकेशन कर रहा है कि आपको अपनी मर्जी का जीवन साथी मिलेगा इंशाल्लाह जेमिनाइज। फिर इवन जो लोग कारोबारी शराकतदारी चाहते हैं, जो है दो लोगों की लक आपको सपोर्ट करती है, या कारोबारी पार्टनर की या आपके अज़दवाजी पार्टनर की। तो ये इस वक्त जो है जेमिनाइज को अपने पार्टनर की लक भी मिलेगी और जीवन साथी भी इंशाल्लाह मनपसंद। वो जितना मर्जी जीवन साथी, ये आपने स्ट्रेंज बात की है थोड़ी। देखो मुझे क्या पता कोई तीसरी का ख्वाहिशमंद हो, तो इस वक्त जो है सितारा शादी करा के जाएगा। तो इसकी कोशिश कीजिए तो इंशाल्लाह जो है ऊपर से बरकत और रहमत शामिल हो जाएगी। अगला सितारा है कैंसर यानी बुर्ज सरतान। जो लोग अल्लाह ना करे बीमार हैं, अल्लाह पाक उन्हें शिफाई कामला अता करेंगे इस सितारे की बरकत से इंशाल्लाह। और ये बड़ा नेक सितारा इसे कहा जाता है और ये 12 साल बाद एक बड़ी ज़बरदस्त हालत के अंदर है। या जो कैंसेरियंस अपनी जॉब की, अच्छी जॉब की या जॉब में तरक्की के ख्वाहिशमंद हैं, तो वहाँ पे ये उनको ब्लेसिंग देगा। अब आप मेहनत शुरू कर दें, जगह जगह सीवीज़ दें या अपनी करंट जॉब में मेहनत शुरू कर दें, तो प्रमोशन आपका इंशाल्लाह मुकद्दर है। और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको इंशाल्लाह गैब से शिफाई कामला देंगे। अल्लाह पाक किसी बीमार को भी जो है वो हम मायूस ना करें। बिल्कुल बिल्कुल जी। अगला सितारा है लियो यानी बुर्ज असद। अच्छा, लियोज के रोमांस वाले खाने में है और या बच्चों के, जो लोग बच्चों की नेमत चाहते हैं, कोई इलाज मुआवजा चाहते हैं, तो इस वक्त सितारा उनको यहाँ पे फेवर करेगा। तो लव हाउस में जुपिटर की ब्लेसिंग्स या ज़िंदगी में नए रोमांस की इंडिकेशन है या बच्चों की खुशियाँ नसीब होंगी इंशाल्लाह। अगला सितारा आ गया वर्गो यानी बुर्ज सुंबला। आपके खूनी रिश्तों वाले हाउस के अंदर या घर का सुख या घर की खुशी या घर वालों की तरफ से खुशी, जो लोग घर के मुतमन्नी हैं, घर बदलना चाहते हैं, बेस्ट टाइम है। घर में एक दोबारा से एक अच्छा बॉन्ड होगा, घर वालों की मोहब्बत आपके साथ इंशाल्लाह वर्गोस रहेगी। तो घर की खुशी या घर का सुख इनका मुकद्दर है इस वक्त में। उसके बाद आ गया जी लिब्रा यानी बुर्ज मीज़ान। इनके है जी तीसरे हाउस के अंदर, तो इनको फ़ायदा देगा। जो लोग शहर बदलना चाहते हैं, अंदरूने मुल्क हिजरत चाहते हैं, वहाँ पे फ़ायदा देगा। और जो है दूसरा दफ्तरी मामलात आपकी मर्ज़ी के मुताबिक रहेंगे। ससुराली रिश्ते अच्छे मिलेंगे और या ससुराल आपके हक़ में जो बुरे थे अल्लाह ना करे वो सरेंडर करके अच्छे हो जाएंगे। तो इस वक्त में अपने ज़रा कोशिश करें ताकि ससुराली रिश्तों के साथ निभाओ कि वहाँ पे आपको इंशाल्लाह लक मिलेगी और वो रिश्ते आपके साथ फिर से अच्छे हो जाएंगे। अगला सितारा है जी स्कॉर्पियो यानी बुर्ज अकरब। आपके भी खाना माल के अंदर है और माली वसाइल आपके बेहतर करेगा। स्कॉर्पियंस ने पीछे बहुत टफ टाइम काटा है, तो अब उनको ब्लेसिंग सितारे की अल्लाह को की तरफ से इंशाल्लाह मिलेगी और उनके खाना माल, उनके वसाइल जो हैं बढ़ेंगे। अगला सितारा आ गया सेजिटेरियस यानी बुर्ज कॉस। सबसे ज़्यादा टफ टाइम 2015 के बाद से आपने काटा है सेजिटेरियंस। तो ये वो वक्त है जहाँ पे अल्लाह पाक आपको रिलीफ भी देंगे, कॉम्पनसेशन भी इंशाल्लाह मिलेगा और अल्लाह ही तलाफ़ी कर सकते हैं, दुनिया या लोग तलाफ़ी नहीं कर सकते दुखों की। तो ऊपर से मरहम आ रहे हैं आपके लिए। और सेजिटेरियंस भी जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं या नए बिजनेस अलाइंसेस चाहते हैं, अच्छी शोहरत बनाना चाहते हैं, तो सितारा उनकी मुकम्मल फेवर में है। अगला सितारा है जी कैप्रिकॉर्न यानी बुर्ज जद्दी। इनको मैं बार बार कहती हूँ कि अपना सदका देते रहिए, लेकिन इनका सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बेस्ट वेपन है वो है दुआ, रूहानियत। आपका जो भी मज़हब है उससे कनेक्टेड हो जाइए,
क्योंकि फिर आपके अंदर फोबियाज नहीं पैदा होंगे इस वक्त में, वरना ज़िंदगी के अप्स एंड डाउन आपको थोड़ा सा, अल्लाह ना करे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स करें या आपकी हेल्थ में ख़राबियाँ पैदा करें, अनएक्सपेक्टेड अनसर्टन चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी, तो वेपन आपके पास दुआ का है। दुआएं बहुत कबूल होंगी इस वक्त की मांगी हुई, तो इससे फ़ायदा उठाइए क्योंकि आपकी रूहानियत वाले खाने में इस सितारे की बरकत मौजूद है। अगला सितारा आ गया एक्वेरियस यानी बुर्ज तिलो। आपके ऐसे हाउस में एक्वेरियंस कि आपकी कोई स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पूरी कराएगा, जिस आप बड़े अरसे से जिसकी कोशिश में हैं, मुतमन्नी है कि कुछ ऐसा हो, तो वहाँ पे आपकी कुछ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर पूरी होगी इंशाल्लाह। दोस्तियाँ फ़ायदा देंगी, नए दोस्त ज़िंदगी में एंटर होंगे या पुराने दोस्त भी कम बैक कर सकते हैं। आखिरी हमारा आसमानी सितारा है दुआ का सितारा पाइसेस यानी बुर्ज हूत वाले जो है, आपको ये फ़ायदा दे रहा है शोहरत मिल सकती है इस वक्त बहुत ज़्यादा है, जिसकी मतलब आपने वो ये आपको नहीं मैं कह रही, ये मैं पाइसियंस को नवंबर से कह रही हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि उनकी शोहरत में इजाफा हो, उनकी नेक और अच्छी रेपुटेशन बने, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। जो नए बिजनेस शुरू करना चाहते हैं पाइसियंस, ये बहुत अच्छा टाइम है। करियर को बढ़ावा देने के लिए, करियर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक बेस्ट टाइम है। तो हो सकता है दुआ कि ये सेट, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक और ज़बरदस्त ब्रेक थ्रू बन जाए। Hope so. और जो है इंशाल्लाह चीज़ें जो हैं आपके लिए और अच्छी हो जाए, और अल्लाह करे सब पाइसियंस के लिए जो जहाँ जहाँ पिसे हैं, जो सितारा जहाँ जहाँ पिसा है, जुपिटर 12 साल के बाद एक जगह पे ऐसी आया है जहाँ पे ये फ़ायदा दे के ही इंशाल्लाह इस यकीन के साथ कोशिश कीजिएगा। ये 12 सितारों का हमने एक रैपिड फायर बनाया है। आगे ये जो लोग हमें आने वाले हफ्ते में हम इंशाल्लाह प्रॉपर हॉरोस्कोप शुरू कर देंगे आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, ये इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी बात है कि आपने ये पूरे होमवर्क के साथ हमारे नाज़रीन तक पहुंचाया। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सितारों पे कोई मर्जी भी मुसल्लत होती है या वो अपनी मर्जी से ये पता है क्या, हालांकि शायद बहुत सारे लोगों का बिलीव नहीं है, और मैं कहती हूँ अच्छा जिनका स्ट्रॉन्ग ईमान है, मैं तो कभी लोगों को डीरेल होने के लिए बस पे नहीं करती, लेकिन जैसे आप लोगों के लिए वेनस है, मार्स है, ये जो ऊपर इनकी जगह बदलती हैं, इनकी रेज जो है ज़मीन पे इंसानी ज़िंदगियों को भी असरअंदाज करती हैं। वरना जब क्लाइंट हमारे पास आता है, मुझे तो नहीं पता चलेगा उनका करंट इशू क्या है, मुझे इन्हीं से पता चलता है कि इसमें इस वक्त की बंदे को प्रॉब्लम आना चाहिए या यहाँ पे इस वक्त उसको ब्लेसिंग मिलनी चाहिए। बिल्कुल। तो आई थिंक मेरी तो साइंस साबित हुई है, इतने साल से मैं काम कर रही हूँ, ना मेरे पास मौकिल हैं ना जिन्नात हैं, सिर्फ साइंसी एक इल्म है, अंदाजे हैं, ये कैलकुलेशंस हैं, और ये गलत भी हो सकते होते हैं। गैब का इल्म ये बिल्कुल नहीं है, ये इंसानी इल्म है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं एडवांस माफ़ी मांग लेती हूँ जहाँ गलती हो जाए मुझसे। बिल्कुल सही सामिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। और जिस तरह नेक्स्ट वीक से आपने भी कहा कि हम इसको प्रॉपर हॉरोस्कोप स्टार्ट करेंगे और लाइव कॉल्स भी लेंगे, तो तब तक के लिए आपका शुक्रिया। फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अफजल गुरु की फांसी के इस वाक़े से मुताल्लिक किसी पर बात करते हैं, और ये मकबूल जान साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। और ये साहब बहुत शुक्रिया। कहिएगा, भारत इससे पहले भी मकबूल भट्ट को भी फांसी दे चुका है, उसके बाद अफजल गुरु की फांसी का ये वाक़या इंसानी हुकूक की पामाली, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो अफजल गुरु की अपनी जो किताब है वो पढ़ने वाली है, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले का जो आखिरी सेंटेंस है, जिसे हम ऑपरेशनल सेंटेंस कहते हैं, उसमें उन्होंने लिखा है कि कभी भी किसी शख्स को सिर्फ सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बुनियाद के ऊपर हम सजा नहीं दे सकते, और हम मौत की सजा तो बिल्कुल नहीं दे सकते, क्योंकि इसके पास सर्कमस्टांशियल एविडेंस मौजूद था, उसके अलावा कोई डायरेक्ट एविडेंस अफजल गुरु के बारे में मौजूद नहीं था। लेकिन उन्होंने आखिर में अजीबोगरीब फिक्रा लिखा है कि अगर हम अफजल गुरु को फांसी नहीं देंगे तो पूरे भारत के अंदर हंगामे फूट पड़ेंगे, और हमें लोगों की जज्बात का ख्याल रखना होगा। जहाँ इंसाफ जो है इस मकाम पे आ जाए कि लोगों के जज्बात को ख्याल रखने के लिए एक बेगुनाह आदमी को फांसी दी जाए, तो उसका मतलब ये है कि आप इंसाफ नहीं कर रहे, आप इंसाफ की कुर्सी पे नहीं बैठे हुए। दूसरा, अफजल गुरु ने अपनी किताब लिखी है, जिसका मकसूद अजहर साहब ने इसका दिबाचा भी लिखा है, उस किताब के अंदर उसने पूरी
अपनी जद्दोजहद को बयान किया है। वो बड़ी पीसफुल किस्म की जद्दोजहद थी और जाहिर बात है कि वो बहुत आंखों में खटकता था। उसी की वजह से एक पूरी नस्ल नौजवानों की तैयार हुई थी, जिसमें से ये वानी और दूसरे लोग हैं। और आज इस वक्त आप देखें कि 3 PhD जो हैं वो गुज़श्ता दिनों में, गुज़श्ता तकरीबन 3 माह के अंदर शहीद हुए हैं। ये पूरी की पूरी मूवमेंट में वो उनको बहुत खटकता था, इसीलिए उसको उठाया गया, इसीलिए उसके खिलाफ वो बॉम्बे केस किया गया। इसमें जो सबसे अच्छी किताब है वो जर्मन मुसन्नफ जो है ना, उसने जो किताब लिखी है बिट्रेयल ऑफ इंडिया, वो बड़ी कमाल किताब है, 600 सफ़े की किताब है। और उस किताब में उसने बाकायदा जो एक एविडेंस है बॉम्बे का, उसको साबित किया है कि ये कम्प्लीटली एविडेंस जो था, जो चैप्टर्ड था, कोई चीज नहीं थी। और उसने कहा है कि बेसिकली इट वाज प्लान बाय इंडिया इटसेल्फ। तो ये है असल हकीकत जिसके ऊपर पूरे का पूरा अफजल गुरु का केस है वो बुनियाद रखता है। और ये सब अब भारतीय फौज जो कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रही है, यासीन मलिक साहब हिरासत में हैं, आपके ख्याल में नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का एजेंडा क्या है कश्मीर को लेकर? और जो तहरीक आज़ादी की हम मूवमेंट की बात करते हैं, आप इस तहरीक को कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब तो ये मूवमेंट आगे निकल चुकी हुई है और गुज़श्ता 1 साल से वो खास से जिसे कहते हैं परेशान है, क्योंकि 1 साल पहले जिस वक्त उन्होंने 3 लोगों को पकड़ा जो कि हैदराबाद दक्कन से आके वहाँ कश्मीर में लड़ रहे थे, तो उनके तो हाथ पांव फूल गए थे और हैरान हो गए थे कि ये लोग तो ट्रक पे बैठ के भी कश्मीर आ सकते हैं। तो 23 करोड़ मुसलमान वहाँ पर बसते हैं। वो सारे का सारा मामला वहाँ पर ये है कि जो अहमदाबाद के साथ 7-8 किलोमीटर दूर दुनिया का सबसे बड़ा गेटो जो है वो वहाँ एग्जिस्ट करता है, जहाँ 7.5 लाख मुसलमान जो हैं ऑल सिविल कम्युनिटीज के बगैर रह रहे हैं। वो कहते हैं कि 23 करोड़ में से सिर्फ 23,000 भी ऐसे निकल आए कि जो लड़ने पर तैयार हो गए, तो ये तो इंडिया के लिए मसला बन जाएगा। 7 लाख फौजी जो नहीं रख पाएंगे, तो वहाँ उनके लिए अब आखिरी दौर चल रहा है किस तरीके से इस तहरीक को ताकत से दबा लें, जो कि बहुत मुश्किल नजर आता है। और ये साहब, कश्मीरियों के नाम आपका क्या पैगाम है? देखिए, मैं क्या पैगाम देता हूँ, कश्मीरी तो हमें खुद पैगाम देते हैं कि हमारे लिए खड़े हो जाओ। हमारे तो कश्मीरी तो हमको पैगाम दे रहे हैं, मुस्लिम उम्मा को पैगाम दे रहे हैं। देखिए ना, मसला सारा ये है कि हमारे जो पड़ोस में अफगानिस्तान है, पूरी की पूरी दुनिया की ताकतें इकट्ठी हो गई थी, लेकिन 50,000 लोग थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि पूरी दुनिया एक तरफ और एक छोटा सा मुल्क एक तरफ और फतह हासिल कर लें। तो वो तो हमें पैगाम दे रहे हैं कि तुम अगर जरा सा हिम्मत करो, हमें आज़ादी दिलाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। बिल्कुल सही। और या मकबूल जान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और इस तरह आप भी यही कह रहे थे कि कश्मीरियों के लिए हमारा क्या पैगाम हो सकता है। कश्मीरी खुद सालों से हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि जिस तहरीक में वो इस टाइम हैं, तहरीक आज़ादी, उस तहरीक आज़ादी में उनको क्या ये आज़ादी मिल सकती है? UN ख़ास तौर पर उनकी ये आवाज़ सुनती है या नहीं? ख़ास तौर पर जब भी हम देखते हैं कि कश्मीर में कर्फ्यू लगा दिया जाता है या फिर हुर्रियत रहनुमाओं को नज़रबंद कर दिया जाता है। अभी नरेंद्र मोदी खुद अपनी कैंपेन के लिए कश्मीर पहुंच गए। इतना सब कुछ हो रहा है, इतना जुल्म हो रहा है और वो अपनी कैंपेन के लिए कश्मीर पहुंच गए। खैर, और या मकबूल जान साहब इस पर हमारे साथ मौजूद थे। आप अपने घर में मौजूद फालतू अशिया का क्या करते हैं? अगर आप उसे ऐसे फेंक देते हैं, तो इस ब्राज़ीलियन नौजवान जिसकी हम आपको ये के कारनामा शेयर करने जा रहे हैं, उसकी ये स्टोरी बड़े गौर से देखिएगा। अगेन स्टोरी आपको जमील बताएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा कंटेंट इनके पास होता है। जी जमील। सड़कों पर हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से ऐसे जानवर भी मौजूद होते हैं जो बेचारे दरबदर होते हैं और उनके लिए इंतज़ाम तो किया जाता है कि उनको शेल्टर होम्स में मुंतकिल किया जाए। बाहर ख़ास तौर पर ये कल्चर है। आरामदेह और महफूज घर बनाने के लिए ये जो एमरल्ड हैं, इन्होंने 1.5 साल से पुराने टायरों को दरमियान से काटकर इनमें गद्दे बिछा दिए हैं और इनको फिर रंग कर दिया है और इनको एक ऐसी शक्ल दी है कि इनको पहचानना भी मुश्किल है। आप पिक्चर स्टिल्स देख सकते हैं कि ये घर जो बने हुए हैं ब्राज़ील में बहुत मशहूर हैं ये, और इनको फ़रोख्त भी किया जा रहा है। इजाफी आमदनी भी इससे कमाई जा रही है। और बिल्कुल आप भी इसी तरह इस स्टोरी से सीख सकते हैं। अपने घर में आप ऐसी बहुत सी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं। जिस तरह से इस नौजवान का कारनामा और उसने जिस तरह से इस्तेमाल किया, फिर उसको कलर करके, और वो घर अब पूरे ब्राज़ील में मशहूर हो गए।
तो कहने का मतलब यही है कि आप इनको आप भी ऐसी पुरानी चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है आपकी चीज़ें भी ऐसे ही मशहूर हो जाए। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपसे बहुत से लोगों को मिलवाते हैं और जाते जाते हम बहुत सी मज़ेदार इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जाते जाते कहने का मतलब यह है कि हमारे जाने का वक्त हो गया है, इजाज़त चाहेंगे हम। बिल्कुल जमील, आप कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आप देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान और ताज़ा दम सुबह का आगाज़ इंशाल्लाह आपके साथ कल फिर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।